চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল, সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন। বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ্র আর ডাকলাম এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশানী। दोस्तों, भारतीय सिनेमा में काम करने वाली मशहूर गजल सिंगर की अगर बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है जेनिफा रॉय का। जी हाँ, जेनिफा आज हमारे बीच मौजूद है। आने वाले दिनों में उनकी एक और एल्बम रिलीज होने के कगार में है, जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। पहले तो जेनिफा, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। जेनिफा, पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि पिछले साल की अगर बात आती है तो क्या आपने पाया है और क्या आपने खोया है? पिछले साल में खोया है मतलब क्या है कि मेरा तबीयत बहुत खराब रहा। जो कोई भी साल में उतना तबीयत मेरा कभी भी इतना खराब नहीं रहा जो 2024 में मुझे मिला है। लेकिन एक तरह से अच्छा है, पाया है कि मैंने 6 अवार्ड्स मिला है मुझे 2024 में, और साथ में गोल्ड मेडल मिला है मुझे। तो ये बहुत बड़ी मेरा पाना है, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए, एक सिंगर के लिए, कोई भी आर्टिस्ट के लिए कि एक साथ इतना अवार्ड जीतना बहुत मुश्किल बात होती है और नामुमकिन सा भी होती है कि एक ही ईयर में 6 अवार्ड्स लेना। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो इसको मैंने पाया है। और हेल्थ थोड़ा सा इशू मेरा बहुत प्रॉब्लम रहा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा कुछ खोया है। एक बात और पूछना चाहेंगे कि 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं, तो क्या रिजोल्यूशन आपने लिया है? 2025 का जो प्लानिंग है वो बहुत बड़ा प्लानिंग है। एक्चुअली हम लोग 2023 से ही प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता था कि ये टोटली जाके यूटिलाइज होगा 2025 में। 2024 में कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग की प्लानिंग ऐसी थी, बहुत बड़ा प्लानिंग थी। वो प्लानिंग टोटली कंप्लीट करते करते 2024 निकल जाएगा। तो 25 में जो है वो बहुत बड़ा प्लानिंग है। 25 के मिडिल से ही बहुत कुछ शुरू हो जाएगा। मेरा गजल एल्बम लॉन्चिंग जो हम लोग शुरू से प्लानिंग कर रहे हैं, साथ में मेरा बंगाली बहुत सारे एल्बम्स आ रहे हैं। एक तो रिसेंट कंप्लीट हो गई है, 31 तारीख वो रिलीज है। उसके बाद मार्च में और एक बंगाली सॉन्ग आ रही है, उसके बाद और भी बंगाली एल्बम्स आएंगे। फिर गजल मुंतजिर जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए हम लोग 5 साल से पूरा जुटे हुए हैं इस प्लानिंग में कि कितनी बड़ी मुकाम दे सकते हैं मुंतजिर को। क्योंकि मुंतजिर हम लोग किसी भी तरह रिलीज कर सकते थे, लेकिन हम लोग वैसे नहीं किए, हम लोग रुक गए। क्योंकि मुंतजिर इतना अच्छी गजल हुई है, इतनी अच्छी लिखे हैं, और मुनव्वर राना साहब इतने अच्छे लिखे हैं, वो हमारे बीच आज नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इतने सारे फैंस हैं मुनव्वर राना साहब की कि सब फैंस भी वेट कर रहे हैं मुंतजिर के लिए। इसलिए मुंतजिर को हम लोग बहुत धीरे धीरे हौले हौले हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि बहुत बड़े तरीके से पूरा इंडिया को हम लोग इतनी पब्लिसिटी देंगे, इतनी अच्छी तरीके से इसको रिलीज करेंगे ताकि वो मुकाम हासिल हो, और शायद मुनव्वर राना साहब की आत्मा को भी शांति मिलेगी कि इतने अच्छे मैंने लिखे थे और आज ये गजल उस मुकाम तक रिलीज हुआ। बाकी इस गजल की वो मुकाम हासिल करना या हिट होना या वायरल होना जो भी है आजकल के सोशल मीडिया में, वो तो पूरी तरह से ईश्वर के हाथ में है, गॉड के ऊपर डिपेंड है। हम लोग सिर्फ मेहनत करते जा रहे हैं कि ताकि हम 2025 में
बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हम पूरी तरह से रिलीज कर सके। और सिर्फ यही नहीं, मेरा अपना प्रोडक्शन शुरू किया है, वो प्रोडक्शन में भी मेरा काम शुरू हो चुका है। अभी बहुत सारे बंगाली एल्बम्स आ रहे हैं। अभी सुरेरी झरना बोल के एक एल्बम का सॉन्ग रिलीज होने वाली है, उसका वीडियो बन चुकी है। तुम्हारे भालोबेशे भालोबासार माने बुझेছি, ये जो सॉन्ग है पूरा डिस्को सॉन्ग है, पूरा डांस वाला। मैं जब पिक्चराइज किया था, मैं भी बहुत डांस कर करके पिक्चराइज किया था। मुझे पूरा यकीन है ये गाना जब रिलीज होगी मार्च में तो सारे ऑडियंस डांस करेंगे। तो जेनिवा, फिर से हम पूछना चाहेंगे, सुरेरी झरना जो रिलीज होने के कगार में है, उसमें हम लोग कितने गीतों को सुन पाएंगे? इसमें एक ही गीत है, सुरेरी झरना, एक ही क्लासिकल टच गीत है। इसमें नबारुंदा म्यूजिक किए हैं, तन्मय बहुत अच्छा लिखे हैं, इतना अच्छा लिखना, इतना अच्छा लिरिक्स, इतना अच्छा धुन। और अमिताभ बनर्जी वो डायरेक्टर है, वो टोटली पिक्चराइजेशन किया, ऐसे पिक्चराइज मतलब इतना इतना अच्छा पिक्चराइजेशन किया है कि हम लोग पहाड़ में जैसे बैठे हुए हैं, पीछे मेरा 2 म्यूजिशियन है और नीचे एक क्लाउड जा रहा है, पूरा धुआं जैसे। बहुत खूबसूरत स्टूडियो में हम लोगों ने किए हैं। पूरा कॉन्सेप्ट अमिताभ का था और रूम्बा एंटरटेनमेंट से रिलीज हुई है। अभी तो 31 तारीख पूरी तरह से रिलीज होगी, अभी ट्रेलर रिलीज हुई है। और इसमें इतना अच्छा एक गाना है जिसमें एक ऐसे सेमी क्लासिकल है जैसे मैं गजल गाती हूँ, लेकिन बंगाली मुझे इतनी अच्छी जो गजल टाइप गाना कभी नहीं मिली। ये फर्स्ट टाइम है जो नबारुंदा इतना अच्छा धुन बनाया है गजल टाइप, और इसका जो म्यूजिक बनाया है इतना खूबसूरत है, टोटली एक्यूस्टिक है, सितार है, फ्लूट है, तबला के साथ पूरी तरह से वो गजल फ्लेवर सबको मिलेगा इस बंगाली गाने में। तो जेनिवा, इतना जब हम लोग सुन ही रहे हैं तो 2 लाइन हो जाए। সুরেরি ঝর্ণা ধারায় যে পাখি গান গেয়ে যায়, গানের এই ভাষা আমি বোঝাবো আজকে তোমায়। আমার এই মন থেকে কিছু কি গো চাও না তুমি, আজ আমায় বোঝালে যে আমি আর নিগতামি। সুরেরি ঝর্ণা ধারায় যে পাখি গান গেয়ে যায়, যে পাখি গান গেয়ে যায়। वाह, बहुत खूब। जेनिवा, इसी एल्बम का एक और गीत जो मार्च महीने में रिलीज होने वाली है, तो 2 लाइन वो भी हो जाए। ये थोड़ा डांस वाला है। और मैं जब शॉर्ट दे रही थी, अमिताभ बोल रहा था दीदी बहुत डांस करके गाना है, क्योंकि ये डिस्को में अगर जाएगा जब तो लोग बहुत डांस करेंगे, कहीं पे भी बजेगी ये गीत, कोई भी सुनेगा तो बहुत डांस करने का मूड, नाचने लगेगा, वो मूड पैदा होगा। ला 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 ला। ও তোমায় ভালোবেসে ভালোবাসার মানে বুঝেছি, কখনো আগে হয়নি এমন, কাউকে ধরা দেয়নি এই মন। তোমার হাসি দেখে আমি পাগল হয়েছি, ও তোমায় ভালোবেসে ভালোবাসার মানে বুঝেছি, কখনো আগে হয়নি এমন, কাউকে ধরা দেয়নি এই মন। তোমার হাসি দেখে আমি পাগল হয়েছি। बहुत खूब। जेनिवा, आगामी 3 फरवरी को हमारे यहाँ सरस्वती देवी की आराधना की जाएगी। मुझे लगता है आप भी देवी की पूजा करती होंगी, तो बताइए किस तरीके से मतलब आपके यहाँ आयोजन होता है? ये तो सालों साल चलते आ रहे हैं, छोटी उम्र से, जब से मैं स्कूल में पढ़ती थी सरस्वती पूजा हमेशा हमारे घर पे होती है। और सुबह सुबह उठ के नहा के हम लोग बैठ के
अंजलि देते हैं, फिर पुष्पांजलि देते हैं और सरस्वती देवी से प्रार्थना करते कि मेरा गाना बहुत अच्छा। उस वक्त मैं पढ़ाई करती थी तो पढ़ाई के साथ गाना भी बोलती थी, अभी तो पढ़ाई नहीं है, सिर्फ गाना है तो सिर्फ गाना ही देती थी। मेरी जो गाने के सामान है, हारमोनियम, तबला, साथ में मेरा डायरीज या मेरे जो पैड लेकर मैं गाती हूँ, जो ये है टैब है, वो टैब देती हूँ जिसमें फ्लावर डाल के पूजा किया जाता है। तो सरस्वती पूजा इस बार भी होगा, इस बार भी मैं पुष्पांजलि अर्पण करूंगी देवी को, और देवी माँ मुझे और अच्छे तरीके से मुझे आशीर्वाद दे कि आने वाले ये जो न्यू ईयर है इसमें सारे प्रोजेक्ट्स मेरे सक्सेस हो। और उन दिनों की जब आप बात कर रही हैं तो उन दिनों कौन कौन से गीतों की अर्जी आप देवी के सामने मतलब रखती थी या डालती थी? सरस्वती वंदना जैसे मैंने एक बंगाली फिल्म में गाए हैं, ये शुद्ध हमार गान, वो सरस्वती पूजा के दिन मैं शेयर करती हूँ। और उन दिनों तो सरस्वती माँ के सामने जिस दिन सरस्वती पूजा होगा उसी दिन मुझे गाना लेकर बैठना है। मेरे पापा पूरा स्ट्रिक्टली मुझे बोले थे कि पूजा के दिन तुमको गाना ही होगा। तो ऑर्केस्ट्रा आते थे, उसमें मैं बहुत सारे हिंदी गाने गाती थी, पुराने गीत गाती थी, ज्यादातर लता जी के पुराने गाने मेरे पापा को पसंद है। तो वो बोलते थे कि पुराने गीत जैसे मेरी भूली दास्ता, फिर आपकी नजरों ने समझा, फिर जितने भी लता जी के पुराने गाने हैं बहुत खूबसूरत, तो वो ऐसा ही मैं गाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उनमें से अगर किसी गीत को अगर चुनने के लिए कहा जाए तो कौन सा गीत तो आप चुनना पसंद करेंगी? मुझे बहुत अच्छा लगता है जो क्योंकि मुझे कभी कभी होता है ना कि हिंदी लिरिक्स मुझे बहुत अच्छी तरह याद आती है, क्योंकि हिंदी में मैं बहुत ज्यादा अटेंशन देती थी छोटी उम्र में। हिंदी बोलना, हिंदी पूरी तरह से मेरा सर्कल हिंदी भाषी के लोग ही थे। बंगाली कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, आज भी मैं बंगाली गाना डायरी देखकर गाना पड़ता है, पर हिंदी गाना मैं ऐसे गा देती हूँ। तो इतने सारे लता जी के गीत है जिसमें मुझे सबसे पसंद जो है, सबसे पसंद मैं नहीं बोलूंगी, वो तो हजारों है, उसमें एक गाना गाना चाहूंगी। जब पूजा की बात आई, मंदिर की बात आई, तो उसमें पूजा और मंदिर को लेकर एक गीत है। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। और जब सरस्वती पूजा की हम लोग बात कर ही रहे हैं तो उस दिन आप क्या खाना पसंद करती हैं? आपका पहनावा कैसा रहता है? मैं साड़ी पहनती हूँ। जब मैं स्कूल में थी तब साड़ी पहन के हम लोग को स्कूल में जाना, खिचड़ी खाना, ये तो ट्रेडिशन में था। और येलो कलर का साड़ी पहनना ये बहुत ही जरूरी था, क्योंकि माँ सरस्वती बसंती कलर जो होता है येलो कलर की साड़ी पहनते थे, तो इसीलिए हम भी पहन के निकलते थे। और स्कूल में जाते थे, खिचड़ी खाते थे। उस दिन टोटली वेज होता था, वेजिटेबल के साथ, नॉन वेज नहीं होता था। उस दिन घर पे भी नॉन वेज नहीं बनता था, बाहर भी खिचड़ी है, घर पर भी खिचड़ी है, सब जगह पे। तो हम लोग सज के धज के एकदम साड़ी पहन के सहेलियों के साथ निकलना, स्कूल में जाना, वहाँ पे खाना पीना करना, बाहर घूमना, देर शाम तक घूमना, 5-6 बजे तक हम लोग घूम के पानी पूरी खाना, ये सब करके वापस आते थे। पर इस बार तो जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ, काम शुरू की हूँ, कभी कभी सरस्वती पूजा के दिन शो रहता था तो शो करती थी, और नहीं तो हम लोग निकलते थे शाम के वक्त थोड़ा, पर बाहर जाकर भी वेज ही खाते थे, नॉन वेज नहीं खाते। कभी फैमिली के साथ बाहर गए शाम के टाइम, कोई मॉल पे या कोई रेस्टोरेंट में जाके थोड़ा कुछ हल्का फुल्का शॉपिंग किए, फिर कुछ खाना खाए, वेजिटेबल कुछ, जैसे वेजिटेबल चाउमीन हो, वेजिटेबल फ्राइड राइस हो, ऐसा कुछ, या जापानीज फूड जैसे सुशी मुझे पसंद है तो वो वेजिटेबल मोमो के साथ, ऐसा बहुत सारे चीज है वो मैं खाती हूँ।
फिर शाम के वक्त घर आ जाती हूँ। सरस्वती पूजा की बात हम लोग कर रहे हैं तो वैलेंटाइंस डे और सरस्वती पूजा दोनों के एक ही मायने हैं। चूंकि आप बहुत खूबसूरत है, जब निकलती होंगी तो मतलब जो लड़के आपको देखते होंगे उनकी तरफ से प्रपोजल आना तो बनता है। तो कुछ बताएं, कोई ऐसी घटना, यादगार लम्हा जिसे आप साझा करना चाहती हैं। हाँ, छोटी उम्र में तो बहुत सारे लड़के पीछे पीछे आते थे, बहुत सारे लड़के, मतलब एक दो नहीं, बहुत सारे। और जब भी सज धज के हम लोग निकलते थे तो हमारे सामने ही बॉयज स्कूल था, गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल एकदम आस पास था। ये कहाँ पे था, कुछ जिक्र कर? ये जतिन दास विद्या मंदिर बिलघरिया, जतिन दास विद्या मंदिर गर्ल्स में हम लोग थे, जतिन दास विद्या मंदिर बॉयज एकदम सामने ही है। एक ही छोटा रास्ता के इधर इधर, इस पार उस पार। तो वो लोग भी निकलते थे सारे लड़के और पीछे लगते थे, टोंटिंग करना, ये करना, वो करना, चिट्ठी देने की कोशिश करना। तो ये तो उस वक्त जो टाइम था, स्कूल लाइफ जो पूरा अलग था, नए नए एक फीलिंग्स था कि हाँ जैसे लग रहा है हमारी जिंदगी भी सिनेमा की तरह चल रही है, इतने सारे हीरोज है, इतने सारे तो सारे हम लोग निकलते हैं तो पानी पूरी खाते हैं तो कुछ लड़के हमारे पानी पूरी का बिल दे देते थे, फिर पीछे चिट्ठी देने के लिए आते थे साइकिल में या कोई बाइक में। ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट हुआ कि मैं स्कूल आते वक्त हम लोग का सरस्वती पूजा के दिन। पर ये मैं नहीं बोलूंगी कि वैलेंटाइंस डे और सरस्वती पूजा एक है, वो तो पूजा है, वो देवी माँ का पूजा है, वो तो विद्या की देवी है, संगीत की देवी है। उस दिन हम लोग, क्योंकि स्कूल में होता है ये पूजा, इसलिए स्कूल के स्टूडेंट्स ही एंजॉय करते थे उस वक्त। तो इसीलिए वैलेंटाइंस अलग है, वो तो लवर्स के लिए है, टोटली अलग सब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसलिए सरस्वती पूजा को बहुत लोग वैलेंटाइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्कूल लाइफ में जो पहले जो बोलते हैं ना, पहली बार प्यार हो जाना तो पहली नजर में प्यार हो जाना को बहुत बड़ा इशू मानते थे। तो ऐसा क्या हुआ था आपकी जिंदगी में? नहीं, मेरे जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको कोई पसंद ही नहीं आया? नहीं, सिर्फ हम लोग, एक होता है ना छोटी उम्र की इन्फैचुएशन है, छोटी उम्र का एक क्या बोलते हैं, एंजॉयमेंट है कि ये हो रहा है, एक एक्साइटमेंट है कि जिंदगी में एक नया चीज हो रहा है। क्योंकि कोई भी जब जन्म लेते हैं इंसान, धीरे धीरे कोई नए चीज, जब कोई छोटे बच्चे को हाथ में आइसक्रीम दे दे तो वो भी सोचता है कि ये नया चीज है, मुझे एंजॉय लग रहा है, अच्छा चीज लग रहा है। तो उस वक्त भी नए जब लड़कियां बड़ी हो रही है और साथ में सिनेमा देख रही है, सिनेमा के गाने देख रही है, तो ऐसे ही लड़के भी जब पीछे उस गाने की, उस सिनेमा को नकल करके पीछे आना, तो उसको भी लग रहा है कि मेरी जिंदगी एक सिनेमा जैसी है, तो एडवेंचर की तरह है। तो ऐसे लगते जाना, ये खुशी, ये एंजॉयमेंट छोटी उम्र में वो लगता है, और कुछ नहीं। रियल लव तो बहुत कम होता है, बहुत ही कम। और उस वक्त के पढ़ाई में इंसान को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने करियर में ध्यान देना चाहिए। जो लोग करियर छोड़ के, बहुत सी उस वक्त मेरी सहेलियां थी जो 8th क्लास में रहते रहते शादी कर लिया, ऐसा भी बहुत प्यार करके। लेकिन आज वो लोग बहुत पछताते हैं कि हम लोग को करना नहीं चाहिए था, अच्छा पढ़ाई करके नौकरी करना चाहिए था, ताकि हम लोग आगे चल के अपने बच्चों को शिक्षा दे सके, अपने घर को चला सके। लेकिन वो गलती की वजह से आज वो लोग बहुत रियलाइजेशन करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के ज्यादातर पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी होता है, उनके अपने बलबूते पर पैसे इनकम करना, संसार को देखना। क्योंकि अभी जो हालात है, अभी हस्बैंड वाइफ दोनों को ही इनकम करना जरूरी है, नहीं तो ये संसार नहीं चलेगी। अगर प्यार में आप लोग सिर्फ पड़े रहेंगे, प्यार में जिंदगी नहीं चलती। ये तो हम लोग को बाद में पता चला, छोटी उम्र में बहुत कुछ होता है, वो एक कल्पना की दुनिया में इंसान रहते हैं। लेकिन जब कल्पना से बाहर आके वास्तव में धक्का खाते हैं लोग, तो वास्तव में तब उनको रियलाइजेशन होता है कि प्यार से पेट नहीं भरता है, प्यार से जिंदगी नहीं चलती है। एक ठोस जो जिंदगी का एक कदम उठाना है कि हमको एक अच्छा नौकरी करना है, अच्छा पढ़ाई करना है। पढ़ाई नहीं करेंगे तो अच्छा नौकरी नहीं मिलेगी, तो पढ़ाई पूरी करना है। जो लोग पढ़ाई अंत में मिडिल पे छोड़ के शादी कर लिया, हाँ, अगर हस्बैंड बहुत बड़ा है, उसके पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस है, वो तो अलग एक सब्जेक्ट हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत बहुत ही जरूरी है। जब प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स कोई गाना आप गाना चाहेंगी?
उस दौरान वादा रहा सनम, इस तरह के गीतों का काफी बोलबाला था। तो हो जाए ना एक बार। एक्चुअली सही बात है, 90s में तो हम लोग शुरुआत की हमारा स्कूलिंग, प्राइमरी के बाद तो 90s का ही गाना चल रही थी, 2000, 2001, 2, 4, 3 इसमें। बाद में तो पूरी तरह 2010 के बाद पूरी तरह चेंज हुआ। तो उस वक्त हम लोग स्कूल में थे। अब मेरा स्कूल में रहते रहते ही मेरा माला बदल का शूटिंग हुआ, तो मैं इंडस्ट्री में आई। तो रोमांटिक जो गाना है वो तो लता जी के इतने सारे मैं गाती थी। शो तो मैं कितनी करती थी छोटी उम्र में, 10 साल की उम्र से मैंने शो करना स्टार्ट कर दिया था पापा के साथ, पापा के ऑर्केस्ट्रा में। तो इतने सारे मतलब लता जी के गीत मैं गाती थी। तो लव में मेरा एक गाना है जो मैं दुबई में जब जाती थी बहुत रिक्वेस्ट होता है। अब भी मैं दुबई में शो करने जाती हूँ तो बहुत रिक्वेस्ट होता है। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आई, वो लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आई, गम उनको ढूंढता है, गम का सिंगार करके, आंखें भी थक गई है अब इंतजार करके, आंखें भी थक गई है अब इंतजार करके, एक आस रह गई है वो भी ना टूट जाए, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आई। वाह, बहुत खूब। जेनिफर, जाते जाते जितने भी दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में आप क्या कहना चाहती हैं? दर्शकों तो मेरा भगवान है, श्रोता सबसे पहले मेरा भगवान है, जो मुझे आज मेरी गजल को पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। मेरे सारे गाने को आज भी जब मेरा ट्रेलर रिलीज हुई तो मेरी सारे कितने फैंस लाइक्स ने किया, बहुत सारे कमेंट्स किया कि फिर एक नया गीत आपका आ रहा है, हम लोग बहुत एक्साइटेड है, ये बहुत सारी चीज लिख रहे हैं। तो इन लोगों की वजह से ही मैं आज, दर्शक और श्रोता की वजह से ही मैं आज इस मुकाम तक हूँ। ये मुकाम मेरे लिए कुछ भी नहीं, मैं चाहती हूँ और भी बड़ा मुकाम मुझे मिले ताकि मैं बड़ा बड़ा काम कर सकूं, क्योंकि बड़ा मुकाम नहीं होगा तो बड़ा काम नहीं हो सकता है। तो बड़ा मुकाम मुझे मिले, ईश्वर की आशीर्वाद तो बहुत जरूरत है। मैं महादेवा देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो महादेवा देवी माँ की आशीर्वाद हमेशा मेरी माथे के ऊपर रहे, और मेरी मम्मी पापा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है कि ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो दर्शकों को, श्रोताओं को इतना ही मुझे रिक्वेस्ट है, मेरे आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग अच्छी तरह सुनिएगा, अच्छी तरह कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप लोगों को गजल की एल्बम में कुछ अलग टाइप का और गजल चाहिए तो ऐसे मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं मुजरा टाइप के सॉन्ग तो रखती हूँ, साथ में महफिल वाला गजल भी इस बार है मुंतजिर में, संग दिल में भी बहुत सुंदर मेलोडी सॉन्ग है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा मुझे आशीर्वाद करें, मेरी गजल सुनते रहे, मेरे आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसको अच्छी तरह से सुने और अच्छी तरह कमेंट करें। अगर कुछ और जरूरत है आप लोगों को कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं और क्या टाइप के सॉन्ग हम लोग बंगाली या गजल में बनाना चाहते हैं या बना सकते हैं, तो ऐसे अगर आप लोगों की दिल में या दिमाग में कोई आइडिया है तो कि जेनिफर जी आप मुझे, हम लोगों को मुजरा टाइप के सॉन्ग ज्यादा पसंद है, महफिल वाला गजल ज्यादा पसंद है, शराबों वाला गजल ज्यादा पसंद है, तो ऐसे कुछ आप लोग कमेंट्स करेंगे कि क्या चाहते हैं तो मैं वही चीज आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगी। और आप लोग का प्यार बहुत मुझे मिला है, आगे भी ऐसे ही प्यार मिलता रहे और 2025 भी मेरे लिए बहुत बहुत एक कामयाब, बहुत बहुत एक सक्सेसफुल ईयर साबित हो। ये आप लोग के आशीर्वाद और प्यार की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे।
तब तक के लिए शुक्रिया। जेनिवा, हमसे बात करने के लिए आपका भी तहे दिल से हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू, जरूर। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पे जब भी मैं आती हूँ और अच्छे से इंटरव्यू करती हूँ, और साथ में सबसे बड़ी बात है मेरे फैंस मेरे गाना सुनने के लिए बैठे रहते हैं। मेरे आने वाले गीत, मेरी पुरानी गजल, लता जी के सॉन्ग, तो क्योंकि लता दीदी को तो कोई भूल नहीं सकता है, ये तो रविंद्रनाथ टैगोर की तरह हो गई, लीजेंड हो गए। तो शो में भी मैं लता दी की गीत से शुरू करती हूँ, जगजीत जी से गजल से शुरू करती हूँ, फिर मैं बाद में अपनी गजल में जाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके चैनल को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू।